एनएसएससी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी कृषि योद्धाओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन फिर से अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की अपन बात करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, देखिएगा क्या रहेगा कि डुर्मेलिन है, क्या है बेटा जी आपका, जैसे डुर्मेलिन है तो डुर्मेलिन है वो किस तत्व का क्या होता है, स्रोत होता है। तो डुर्मेलिन की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डुर्मेलिन की अपन बात करें भाई कौन से तत्व का जो स्रोत है वो आपका डुर्मेलिन होता है। जैसे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आपका पोटास है, ठीक है, क्या है बेटा जी आपका, जैसे पोटास है, आपका बोरोन है, आपका मैग्नीशियम है, आयरन है। तो आपका डुर्मेलिन है वो कौन से तत्व का स्रोत होता है। देखिएगा आपके पोटास की अपन बात करें तो जैसे आपके ये कह सकते हैं अपन, जैसे ओलिवाइन होता है, क्या होता है बेटा जी, ओलिवाइन होता है। तो ओलिवाइन कौन से तत्व का स्रोत होता है, आपके पोटास तत्व का स्रोत होता है। आपके मैग्नीशियम की अपन बात करें तो जो से इप्सम जो साल्ट होता है, क्या होता है, इप्सम जो साल्ट होता है वो साल्ट क्या है, आपके मैग्नीशियम का क्या होगा, स्रोत होता है। जैसे आयरन की अपन बात करें तो हेमेटाइड है, हेमेटाइड है वो कौन से तत्व का स्रोत होता है। तो हेमेटाइड किस तत्व का स्रोत होता है, आपके आयरन का। और बच गया वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ओलिवाइन है, ओलिवाइन तो किस तत्व का स्रोत होगा, पोटास का होता है। इप्सम साल्ट है वो मैग्नीशियम का होता है। हेमेटाइड है वो किसका होता है, आपके आयरन का क्या होगा, स्रोत होता है। लेकिन जो डुर्मेलिन है वो डुर्मेलिन कौन से तत्व का स्रोत होता है, आपके बोरोन का। इसलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, आपका बोरोन। तो डुर्मेलिन किस तत्व का स्रोत होता है, आपके बोरोन तत्व का स्रोत होता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। आइए कि मृदा में फास्फोरस को ज्ञात करने के लिए, आपको मृदा है उस मृदा में किसको याद करना है, फास्फोरस को ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी मृदा से अपन फास्फोरस की मात्रा को अपन ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करने के लिए किस रासायनिक का अपन उपयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें अक्सारी पोटेशियम परमैंगनेट है। सेकंड ऑप्शन जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, आपका अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम ऑक्सलेट है। तो कौन सा ऐसा रासायन है जो मृदा से अपन फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए अपन काम लेते हैं। देखिएगा अक्सारी जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो अपन मृदा से अगर नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करते हैं, कौन सा, नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो नाइट्रोजन को ज्ञात करने के लिए कौन सा रासायन अपन काम लेते हैं, आपका अक्सारी प्रकृति का जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो। लेकिन आपके नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए ये पूछ लिया जाए कि कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, तो उपकरण की बात की जाए तो बेटा जी जेल डाल, यानी जेल डाल जो उपकरण होता है वो उपकरण अपन क्या करते हैं, मृदा से नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अपन करते हैं मृदा से आपकी फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के, किसका, फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करेंगे तो कौन सा उपकरण अपन काम लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन मृदा से फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, कौन से उपकरण के अपन उपयोग करते हैं। तो एक तो आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या आता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो अपन उपकरण काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन और बात करें कि ऐसा और कौन सा उपकरण है, तो आपका जो कैलोरीमीटर आता है, कौन सा मीटर आता है बेटा जी, कैलोरीमीटर आता है। उस कैलोरीमीटर का भी उपयोग मृदा से फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन जैसे अपन फास्फोरस की अपन बात करें तो फास्फोरस जैसे एसिडिक मृदा में भी होता है, उदासीन में भी होता है, आपका क्षारीय मृदा में भी होता है। तो फास्फोरस का जो रूप होता है, जैसे अपन कहते हैं H2PO4 माइनस है, HPO4-2 है, PO4-3 है, ये अम्लीय, उदासीन और क्षारीय मृदा में अलग अलग पीएच के आधार पर पाया जाता है। तो अगर फास्फोरस की मात्रा आपको ये पूछ लिया जाए कि अम्लीय मृदा से फास्फोरस की मात्रा याद करनी है, आपको ये पूछ लिया जाए कि क्षारीय मृदा से फास्फोरस की मात्रा याद करनी है, तो किस मेथड के द्वारा अपन क्या है फास्फोरस की मात्रा याद कर सकते हैं। तो अम्लीय मृदा से ज्ञात करने के लिए तो कौन सा मेथड काम लेते हैं बेटा जी, ब्रे विधि अपन काम लेते हैं, कौन सी, ब्रे। और आपके क्षारीय विधि की अपन बात करें तो आपका ओल्सन जो मेथड है या ओल्सन जो विधि है वो विधि अपन काम में लेते हैं फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। अपन ये तो बात कर ली कि फास्फोरस को याद करने के लिए कौन सा रासायन, सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा उपकरण, तो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कैलोरीमीटर दोनों काम में ले जाते हैं। लेकिन आपको ये पूछ लिया जाए कि अम्लीय मृदा से फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड, तो ब्रे मेथड। और क्षारीय मृदा से फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड, आपका ओल्सन मेथड काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अमोनियम एसीटेट है। तो अमोनियम एसीटेट का उपयोग किसमें, तो आपका जो पोटास तत्व होता है उस पोटास तत्व की मात्रा को ज्ञात करने के लिए रासायन का उपयोग करते हैं। आपकी पोटास तत्व की याद करने के लिए उपकरण की बात की जाए तो उपकरण कौन सा काम में लेते हैं, तो उसका नाम होता है बेटा जी फ्लेम फोटोमीटर। क्या नाम होता है आपका, फ्लेम फोटोमीटर है, वो अपन क्या करते हैं काम में लेते हैं। तो यही अपन लिख देते हैं क्या, आपका
फ्लेम फोटोमीटर। तो फ्लेम फोटोमीटर जो उपकरण होता है वो किसके काम आता है, आपके पोटास की मात्रा को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो कैलोरीमीटर है वो तो नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करता है, स्पेक्ट्रोफोटो कैलोरीमीटर है वो किसको ज्ञात करता है, आपका फास्फोरस को, और फ्लेम फोटोमीटर है वो किसको ज्ञात करता है, आपके पोटास को याद करने का काम करता है। और पोटास को ज्ञात करने के लिए कौन सा रासायन, आपका अमोनियम एसिड है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अमोनियम ऑक्सीलेट किसके काम में आता होगा, तो अमोनियम ऑक्सीलेट है मृदा से अगर आपको मोलिब्डेनम की मात्रा को ज्ञात करना है, किसकी मात्रा को, मोलिब्डेनम की मात्रा को ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, अमोनियम ऑक्सीलेट का काम में लेते हैं। लेकिन मृदा से आप सूक्ष्म पोषक तत्वों को याद कर रहे हो, किसको याद कर रहे हो, सूक्ष्म पोषक तत्वों को याद कर रहे हो, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को ज्ञात करने के लिए जो उपकरण अपन काम लेते हैं उसका नाम होता है बेटा जी डबलएस। डबलएस का पूरा नाम की अपन बात करें तो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट को अगर आपको सॉइल से या मृदा से याद करना है तो उपकरण कौन सा काम लेंगे, आपका डबलएस। क्वेश्चन क्या था कि मृदा से फास्फोरस की मात्रा आपको याद करनी है, किसकी मात्रा, फास्फोरस की, तो कौन सा रासायन अपन काम में लेते हैं, तो रासायन की अपन बात करें तो बेटा जी सोडियम बाइकार्बोनेट अपन काम में लेते हैं। इसके अलावा अपन बहुत सी बात कर ली, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा को याद करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट और उपकरण कौन सा आपका जेल्डाल है। अमोनियम एसीटेट है उसका उपयोग अपन पोटास के लिए लेते हैं, उपकरण पूछा जाए तो कौन सा, फ्लेम फोटोमीटर। लेकिन फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कैलोरीमीटर। अमोनियम ऑक्सीलेट है तो इसका उपयोग करता है अपन मोलिब्डेनम की मात्रा को ज्ञात करने के लिए, लेकिन उपकरण पूछा जाए तो आपका मोलिब्डेनम एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और सभी सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण, आपका डबलएस उपकरण काम में लिया जाता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं, आइएगा। दलहनी जो फसलें हैं उन फसलों में एनपीके का अनुपात होता है, यानी द एनपीके रेशियो इन आपकी पल्सेस जो क्रॉप है, यानी जो दाल वाली जो फसलें हैं उन फसलों में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का क्या बताना है, अनुपात बताना है, किस अनुपात में अपन देते हैं। देखिएगा ऑप्शन है आपके जैसे 1:2:1, 3:2:1, 2:1:4 और आपका 4:2:1, यानी कौन सा अनुपात के रूप में अपन एनपीके की मात्रा देते हैं। देखिएगा आपकी जो अनाज वाली जो फसल है, कौन सी फसल है, अनाज वाली जो फसल है उन फसलों में एनपीके का अनुपात कितना रखते हैं बेटा जी, 4:2:1 रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी फाइबर क्रॉप आती है, कौन सी आती है बेटा जी, फाइबर क्रॉप आती है, उन फाइबर क्रॉप के लिए या जो रेसे वाली जो फसल आती हैं उनके लिए अपन एनपीके का अनुपात कितना, 2:1:4 रखते हैं। इसके अलावा आपकी जो तिलहनी जो फसलें होती हैं, कौन सी फसलें, तिलहनी जो फसल होती हैं उन तिलहनी फसलों के लिए एनपीके का अनुपात कितना, 3:2:1, यानी 3 भाग तो आपका नाइट्रोजन का, 2 आपके फास्फोरस, 1 भाग किसका, आपके पोटास का, बच गया कौन सा, 1:1, तो वो आपको दिया जाता है कौन सी फसलों में, दलहनी फसल में। अब देखिएगा आपकी जो दलहनी जो फसलें हैं इसमें अपन ने क्या कहा, एनपीके है, इसका अनुपात कितना रखते हैं, 1:2:1। आपने इसमें कहा कि नाइट्रोजन और पोटास इसकी तो मात्रा बराबर है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा ज्यादा क्यों देते हैं दाल वाली फसलों को, दाल वाली फसलों में फास्फोरस तत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनमें जो जड़ें होती हैं उन जड़ों का और जड़ों में उपस्थित जो गांठ होती हैं उन गांठों का, यानी आपकी जड़ और जो गांठ होती हैं उन गांठों का जो निर्माण है वो निर्माण करने का काम कौन सा तत्व करता है, आपका फास्फोरस करता है। और आपकी दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की तो आवश्यकता वैसे भी नहीं होती, अपन बाहर से कोई फर्टिलाइजर अपन अवेलेबल नहीं करवाते क्योंकि उसमें ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वो तो खुद ही वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होगी नहीं। इसलिए क्या करते हैं, फास्फोरस जो तत्व है वो इसके लिए आवश्यक होता है दाल वाली फसलों में। क्यों, क्योंकि ये जड़ और गांठों का क्या करता है, निर्माण, जितनी जड़ों की संख्या होगी उतनी ही इसमें गांठों की संख्या होगी, और गांठ में क्या होगा, जीवाणु राइजोबियम और एंजाइम कौन सा, नाइट्रोजनेज, और जीन कौन सा, निफ, और वर्णक कौन सा, लेग हीमोग्लोबिन। इसलिए आपकी दलहनी फसलें क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं, इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा कम और आपके फास्फोरस की मात्रा अपन क्या देते हैं, अधिक। इसलिए आंसर क्या होगा आपका, 1:2:1 होता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं, आइए। निम्न में से ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे पौधे ऋणायन के रूप में ग्रहण करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे पौधे ऋणायन के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिएगा अपन ने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में भी अपन ने बात की थी कि सूक्ष्म जो पोषक तत्व है कौन से हैं, सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं इनकी टोटल संख्या होती है 8, और सूक्ष्म पोषक तत्व को ज्ञात करने के लिए अपन ने एक ट्रिक भी लिख रखी है कि फिर, कल,
मैंने भी जाना मोनिस क्यों नहीं अच्छा। मैंने क्या कहा, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व हैं एक ट्रिक के द्वारा कि फिर कल मैंने भी जाना मोनिस क्यों नहीं अच्छा। जैसे फिर में तो निकलता है आपका Fe यानी आयरन, कल में निकलता है Cl क्लोरीन, मैंने में निकलता है मैग्नीज, बी में निकलता है आपका बोरोन, जाना में निकला है आपका मतलब जिंक है, वो पोषक तत्व निकलता है। चलिए यहां लिख देते हैं, ये तो हो गया आपका बोरोन, ये आपका जिंक, मोनिस का मतलब मोलिब्डेनम, क्यूब का मतलब कॉपर, नहीं का मतलब निकल। तो फिर में निकला आयरन, कल में क्लोरीन, मैंने में मैग्नीज, बी में बोरॉन, जाना में जिंक, मोनिस में मोलिब्डेनम, क्यूब में कॉपर, नहीं में आपका कौन सा निकल जो पोषक तत्व है वो निकलता है। अब इन सूक्ष्म पोषक तत्व में ऐसे कौन से तत्व हैं जो मतलब रिनाइन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, कौन से धनायन के रूप में, तो अपन यही लिख देते हैं आयनों के आधार पर या फिर आयन के आधार पर। किसके आधार पे, आयन के आधार पे। और आयन के आधार पे अपन बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कौन से, एक तो होते हैं बेटा जी आपका धनायन, क्या होगा आपका धनायन होता है, चलिए यही लिख देते हैं अपन, एक तो होगा आपका कौन सा धनायन। और धनायन पर कैसा चार्ज होता है आपका प्लस, एक होता है बेटा जी आपका कौन सा ऋणायन, और ऋणायन पर कैसा चार्ज होगा माइनस। अब ऐसे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व है जो धनायन और ऐसे कौन से जो ऋणायन, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। संख्या कम है उसी को अपन पहले याद कर लेते हैं। तो ऋणायन के रूप में कौन कौन से ग्रहण किए जाते हैं, तो एक तो आता है बेटा जी Cl, एक आता है बोरोन और एक आता है आपका मोलिब्डेनम। यानी ये तीन सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे हैं जिससे पौधा क्या करता है बेटा जी ऋणायन के रूप में ग्रहण करता है। बाकी के जितने आपको बच रहे हैं वो सारे के सारे पौधा किसके रूप में ग्रहण करता है, धनायन के रूप में। जैसे आपका Fe है वो भी धनायन के रूप में, मैग्नीज है वो भी धनायन के रूप में, कॉपर है वो भी धनायन के रूप में, जिंक है वो भी धनायन के रूप में, और आपका निकल है वो भी धनायन के रूप में। यानी आपके जो 5 है वो तो धनायन के रूप में, बच गए जो 3 है वो ऋणायन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है चलिए, लेकिन आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऐसे कौन सा है जो ऋणायन के रूप में ग्रहण करता है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है आपका आयरन, आयरन को ग्रहण करता है बेटा जी Fe++ या Fe++ के रूप में ग्रहण करता है। जिंक की बात करें तो Zn++ के रूप में पौधा ग्रहण करता है। आपका बोरोन है उसको ग्रहण करता है H2BO3- के रूप में ग्रहण करता है। निकल को Ni++ के रूप में ग्रहण करता है। देखिएगा तीन ऑप्शन अपन ने सारे लिख लिए। देखो इसमें भी चार्ज कैसा आपका प्लस यानी धनायन के रूप में, इसमें भी धनायन के रूप में, इसमें ऋणायन के रूप में है, और ये भी क्या है धनायन के रूप में। बच गया एक ही है जो ऋणायन के रूप में ग्रहण किया जाता है, वो कौन सा आपका बेटा जी बोरोन तत्व है। तो आपका निम्न में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसे पौधे ऋणायन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका नाम क्या है बेटा जी आपका बोरोन। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिएगा फफूंद जनित जो रोग होते हैं, कौन से रोग होते हैं, फफूंद जनित जो रोग होते हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसको मतलब फफूंद जनित रोग होते हैं उन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, वो तत्व कौन सा है। जैसे आपका कॉपर है, आपका जैसे पोटास है, आपका जैसे आयरन है, आपका कौन सा है क्लोरीन है, तो कौन सा तत्व है। देखिएगा आपकी क्लोरीन की अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है बेटा जी, जैसे प्रकाश संश्लेषण की अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में जो जल का अपघटन होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है उस फोटोसिंथेसिस में जो आपकी अपन पढ़ते हैं हिल अभिक्रिया, उस हिल अभिक्रिया में जो जल का अपघटन होता है उस जल के अपघटन के अंदर कौन सा तत्व सहायक होता है, आपका क्लोरीन पोषक तत्व सहायक होता है। इसके अलावा इसका कोई स्पेसिफिक रूप से कोई काम नहीं है। आयरन की अपन बात करें तो ये क्या करता है, आपकी जो दलहनी जो फसलें होती हैं उन दलहनी फसलों में एक तो आपका लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसी के अलावा जैसे क्लोरोप्लास्ट अपन कहते हैं, क्या है क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में भी क्या होता है आपका ये सहायक होता है। इसके अलावा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है, किसमें बेटा जी आपका ऑक्सीकरण अपचयन जो प्रक्रिया होती है, कौन सी अपचयन जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है, कौन करता है बेटा जी आपका आयरन करता है। पोटास की अपन बात करें तो पोटास के क्या काम है, तो एक तो जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों को खोलने का
ठीक है, और उन्हें बंद करने का जो काम है वो काम कौन करता है? पोटाश। इसके अलावा आपके पौधे में कीट और जो रोग होते हैं उन रोगों के प्रति प्रतिरोधक जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाने का काम करता है कौन? आपका पोटाश करता है। लेकिन कॉपर क्या है? कॉपर क्या करेगा? आपके जैसे एक तो फफूंद जनित जो रोग होते हैं, कौन से होते हैं? फफूंद जनित जो रोग होते हैं उन रोगों के प्रति क्या करता है बेटा जी? प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जैसे अपन कहते हैं ना गोबर की जो खाद होती है उस खाद के अंदर धनायन विनिमय क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। किसको बेटा जी? धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण में, किसमें बेटा जी? प्रकाश संश्लेषण होता है, उस प्रकाश संश्लेषण में एक प्रोटीन काम में आती है जिसको अपन कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। कौन सा साइनिन? प्लास्टोसाइनिन नामक जो प्रोटीन आती है उस प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। कौन सा तत्व है? आपका जो पोटास तत्व है, सॉरी कॉपर पोषक तत्व है वो। तो प्लास्टोसाइनिन नामक जो प्रोटीन आती है उस प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। तो जो फंगल डिजीज होती हैं, फफूंद जनित जो रोग होते हैं उन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने का जो काम है वो काम कौन सा पोषक तत्व कर रहा है? वो करता है बेटा जी आपका कॉपर पोषक तत्व है, वही करता है। और इसी की कमी से अपन डिफिशियंसी अपन बात करें कॉपर की तो पौधे की नई व ऊपरी पत्तियों में दिखाई देती है, जिसके कारण जैसे नींबू के अंदर डायबेक या गमोसिस रोग भी होता है। तो आपका फफूंद जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कौन करेगा? कॉपर। लेकिन जो कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम है वो कौन सा करता है बेटा जी? आपका पोटास अपन करता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं। आइए कि फास्फोरस की अधिकता है, क्या है? फास्फोरस की अधिकता होने पर पौधे में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फास्फोरस की अधिकता होगी पौधे में तो किसकी मतलब कमी आती है? देखिएगा, फास्फोरस की अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है? फास्फोरस की अधिकता होती है तो आयरन व जिंक है, उस जिंक की क्या होती है बेटा जी? कमी होती है। लेकिन इसका उल्टा कर लो, अगर आयरन और जिंक की क्या होती है बेटा जी? अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता होती है। तो कमी किसकी होगी बेटा जी? फास्फोरस की कमी होगी। क्या होती है? कमी। यानी इसकी अधिकता हो गई तो कमी किसकी? आयरन और जिंक की। आयरन और जिंक की अधिकता हो गई तो कमी किसकी बेटा जी? फास्फोरस की। तो ये कह रहा है कि फास्फोरस की अधिकता है तो फास्फोरस की अधिकता से किसकी मतलब आपके कमी होती है? तो आपका आयरन और मैग्नीज है, जिंक और बोरोन है, आयरन और जिंक है, आपका आयरन और मोलिब्डेनम है। तो आयरन और जिंक की क्या हो जाती है बेटा जी? कमी हो जाती है फास्फोरस की अधिकता होने से। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं। आइए, तिलहनी जो फसलें होती हैं उन तिलहनी फसलों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? बहुत ही अच्छा है कि आपके विच न्यूट्रिएंट इन हाई एसेंशियल फॉर पल्सेज जो क्रॉप होती हैं, मतलब जो तिलहनी जो फसल होती है, पल्सेज ऑयल जो सीड क्रॉप होती हैं वो, उनके लिए कौन सा जो तत्व है वो सहायक होता है? मतलब जैसे आपके ऑप्शन है कैल्शियम है, आपका सल्फर है, कॉपर है और आयरन है। ऐसा कौन सा तत्व है जो तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक होता है? उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, आपकी जो तिलहनी जो फसलें होती हैं, कौन सी फसलें होती हैं? तिलहनी फसलें हैं। उन तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने वाला, किसकी मात्रा को बढ़ाने वाला? तेल की मात्रा को बढ़ाने वाला जो तत्व है वो कौन सा होता है? सल्फर। तो आपका सल्फर तत्व होता है वो क्या होता है बेटा जी? आवश्यक होता है किस फसलों के लिए? तिलहनी। वैसे तो अपन कहें कि आपकी जैसे दलहनी और जो तिलहनी फसलें होती हैं, कौन सी? जैसे अपन इधर ही बात कर लेते हैं, आपकी जो दलहनी फसलें होती हैं कौन सी होती है बेटा जी? दलहनी। व आपकी जो तिलहनी जो फसलें होती हैं उन तिलहनी फसलों के अंदर आपका एक तो कैल्शियम और दूसरा कौन सा? सल्फर। ये दोनों पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। जैसे आपका कैल्शियम तो क्या करता है? इनमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। किसकी मात्रा को? प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है कौन सा? आपका कैल्शियम। सल्फर जो तत्व है वो क्या करता है? आपकी जो तिलहनी फसलें होती हैं इसमें किसकी मात्रा को बढ़ाता है? तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। किसकी मात्रा को? तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अपन ने पढ़ा भी है, जैसे आपकी दलहनी और तिलहनी फसलों के अपन जो बुआई करते हैं तो बुआई से पूर्व, किससे पूर्व बेटा जी? बुआई से पूर्व है वो पूर्व अपन किसका उपयोग करते हैं? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका का उपयोग करते हैं? जिप्सम। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2S2 होता है। क्या होता है? 2S2। और आपका जो जिप्सम होता है, जिप्सम में जो दो तत्व होते हैं, एक तो होता है कैल्शियम, दूसरा कौन सा होता है? आपका सल्फर। कैल्शियम की मात्रा की बात करें तो 29.2% होता है और सल्फर की बात करें तो 18.6% क्या होता है? जिप्सम में सल्फर होता है। एक्यूरेट मात्रा की अपन बात करें, जैसे जिप्सम में कैल्शियम कितना है तो 29.2% और सल्फर कितना है? आपका 18.6। तो अगर आप दाल वाली और तिलहनी फसलों में अपन जिप्सम देते हैं तो उनको कैल्शियम भी मिलता है और सल्फर भी। कैल्शियम क्या करेगा? प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और
सल्फर क्या करता है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि दलहनी और तिलहनी फसलों में बुआई से पूर्व अपन को किसका उपयोग करना चाहिए, जिप्सम का। और जिप्सम से क्या मिलते हैं, कैल्शियम भी मिलता है और सल्फर भी, दोनों ही तत्व आपके फसल को मिलते हैं। तो यही तो ये पूछ रहा है कि तिलहनी फसलों के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, कैल्शियम। कैल्शियम तो अपन ये कह सकते हैं कि दलहनी जो फसलें होती हैं उन फसलों में प्रोटीन की जो मात्रा होती है उस प्रोटीन की मात्रा को क्या होता है बेटा जी, बढ़ाने का काम करता है। सल्फर है, इसका आंसर क्या होगा बेटा जी आपका, सल्फर जो तत्व है वो क्या है, आपकी तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्न में से अति सूक्ष्म पोषक तत्व या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, यानी अति सूक्ष्म पोषक तत्व या आपका अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है उसकी अपन बात करते हैं। तो वो कौन सा है जिसको अति सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। जैसे आपके ऑप्शन है, जैसे आपका मोलिब्डेनम है, सल्फर है, पोटास है, निकल है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसको अपन अति सूक्ष्म पोषक तत्व या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से उसको जाना जाता है। देखिएगा, अपन पोषक तत्व की सांद्रता के आधार पर देखें, जैसे CHO है जिसको अपन मात्रा देखें तो 45, 6 आपका 45 होती है। आपका जैसे NPK है, इसकी मात्रा 1.5% है, इसकी मात्रा 0.5% है, इसकी 1% है। ठीक है, ये है। इसके अलावा आपका कैल्शियम है, आपका मैग्नीशियम है, सल्फर है, इसकी सांद्रता की बात करें तो 0.5, इसकी 0.2 और 0.2 है। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्रतिशत में मात्राएं हैं। किसमें है, आपके प्रतिशत में मात्राएं हैं। इसके अलावा आपका FCl है, FCl का मतलब आयरन और क्लोरीन, इनकी दोनों की मात्रा कितनी है बेटा जी, 100 ppm की मात्रा कितनी है, 100 ppm। इसके बाद में जिंक और आपकी बोरोन की अपन बात करें तो इसकी 20 ppm की सांद्रता होती है। इसके अलावा आपके मैग्नीज की सांद्रता की बात करें तो 50 ppm होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन कॉपर की बात करें तो 6 ppm होती है। ठीक है, इसके अलावा आप निकल की बात करोगे, किसकी बात करेंगे बेटा जी, निकल होता है जिसको 17वां पोषक तत्व अपन कहते हैं, उसकी बात करें तो 0.1 से लेकर 1 ppm तक इसकी सांद्रता होती है। इसके अलावा मोलिब्डेनम की बात करें तो 0.01% मतलब ppm होता है। तो सबसे कम मात्रा में ग्रहण किए जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा, आपका मोलिब्डेनम है। अपन ये कहते हैं ना, जैसे CHO है, CHO की जिसके सांद्रता 90 से 95% हो रही है, देख लो आपकी 90 से 95% सांद्रता है, यानी कार्बन 45 है, ये 45 से आपको जोड़ोगे तो 90 से 96% जो आप देखते हो पोषक तत्व की स्थिति को देखते हो, तो आपको सबसे ज्यादा कौन से न्यूट्रिएंट मिलेंगे आपको प्लांट में, CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेंगे। लेकिन सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध हो रहा है, आपका मोलिब्डेनम। इसलिए मोलिब्डेनम को अपन क्या कहते हैं बेटा जी, अति सूक्ष्म पोषक तत्व है या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं। आइएगा कि चावल का जो पौधा है वो पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, यानी चावल का जो पौधा है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका NO3 माइनस है, आपका क्या है बेटा जी, NO3 माइनस है, आपका NH4 प्लस है। ठीक है, इसके अलावा आपका एमाइड है, ऑप्शन चौथा है आपका 1 व 2 दोनों है। तो किसके रूप में चावल का पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, इसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, नाइट्रोजन जो तत्व है वो दो रूप में पाया जाता है, एक तो आता है आपका कौन सा, NO3 माइनस, और दूसरा कौन सा होता है आपका NH4 प्लस। NO3 माइनस को अपन कहते हैं बेटा जी नाइट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रेट। NH4 प्लस को अपन कहते हैं बेटा जी अमोनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनियम कहते हैं। तो लगभग जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, लगभग जो फसल होती है वो फसल क्या करती है बेटा जी, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करती हैं। बाकी कुछ फसल ऐसी आती हैं, जैसे बाकी फसलों की अपन बात करें तो आपका जैसे चावल अपन मान लो, आपका जैसे गन्ना है वो मान लो, आपका जैसे चाय है वो मानो, आपका जैसे आलू है उसको मानो, आपका जैसे जूट है इसको मानो। तो ये जो 5 फसल को आपके नाम दिख रहे हैं, चावल है, गन्ना है, आपका चाय, आलू, जूट है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, NO3 माइनस प्लस, और आपका प्लस तो नहीं कह सकते, आपका जैसे NO3 माइनस और दूसरा कौन सा है वो आपका क्या है बेटा जी, जैसे इसको पूरा ही लिख देते हैं अपन, आपका कौन सा हो गया, एक तो NO3 माइनस वह आपका कौन सा NH4 प्लस, इन दोनों के रूप में ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी ये जो आपको फसल दिख रही हैं, ये फसलें क्या करती हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण करेंगे और अमोनियम के रूप में भी क्या करते हैं, ग्रहण करती हैं। तो आपका आंसर नाइट्रेट अमोनियम दोनों ही होगा। मतलब चावल की जो फसल है वो फसल क्या करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में ही ग्रहण करती है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये कहूं कि यूरिया है
इस यूरिया का अपन परिणीय छिड़काव करें बेटा जी, क्या करें, परिणीय छिड़काव करें, तो परिणीय छिड़काव की स्थिति के अंदर आपका जो पौधा होता है वो पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। मैंने क्या कहा कि यूरिया का अपन परिणीय छिड़काव करते हैं या यूरिया का घोल बनाकर अपन पौधों की पत्तियों पर स्प्रे करते हैं, उस स्थिति के अंदर आपका पादप है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करेगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे और इसका सॉल्यूशन है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपका यूरिया है वो नाइट्रोजन को परिणीय छिड़काव अपन करते हैं तो किस अवस्था में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। लेकिन इसका आंसर जो रहने वाला वो क्या रहेगा, 1 व 2 दोनों रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं कि अम्लीय मृदा है, उस अम्लीय मृदा में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसिडिक जो सोइल होती है उस एसिडिक सोइल के अंदर कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा अपने जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी टोटल संख्या कितनी है बेटा जी, 8 है। जैसे अपन ट्रिक के अनुसार लिखें कि फिर कल मैंने क्या है, कल फिर मैंने भी जाना, मोनिस क्यों नहीं। अच्छा, मतलब ये सारे के सारे, जैसे फिर में क्या निकला बेटा जी, Fe, कल में क्या निकला क्लोरीन, मैंने में क्या निकला मैग्नीज, बी में क्या निकला बोरॉन, जाना में जिंक, मोनिस में मोलिब्डेनम, क्यूब में कॉपर, नहीं में आपका कौन सा निकल। 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इन 8 सूक्ष्म पोषक तत्व में आपको एक को निकालना है, कौन सा आपका मोलिब्डेनम। यानी इस मोलिब्डेनम को छोड़कर आपके जितने भी बचते हैं उन सभी सूक्ष्म पोषक तत्व की जो अधिकता है वो अधिकता किस मृदा के अंदर पाई जाती है बेटा जी, आपकी अम्लीय मृदा के अंदर पाई जाती है। मैंने क्या कहा कि आपकी जो अम्लीय मृदा है उस अम्लीय मृदा के अंदर आपके जितने भी मोलिब्डेनम को छोड़कर जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, आपका निकल, कॉपर, सभी की क्या पाई जाती है, अधिकता। लेकिन आपके इस मोलिब्डेनम की जो अधिकता है वो अधिकता किस में पाई जाती है बेटा जी, अक्षारीय मृदा में पाई जाती है। और इसकी अम्लीय मृदा के अंदर क्या पाई जाती है, मोलिब्डेनम की क्या पाई जाएगी बेटा जी, कमी। यानी अम्लीय मृदा में मोलिब्डेनम को छोड़कर सबकी दिखता है, कमी किसकी होगी, आपके मोलिब्डेनम की, क्योंकि इसकी अधिकता किस मृदा में होती है बेटा जी, अक्षारीय मृदा में जो एल्काइन जो सोइल होती है उसके अंदर होती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम तत्व की अधिकता है उसकी अधिकता होती है बेटा जी किस मृदा के अंदर, आपकी अक्षारीय मृदा के अंदर होती है। किसमें होती है, अक्षारीय में। बाकी की जितने भी आपको दिख रहे हैं इनकी अधिकता होती है किस मृदा में, आपकी अम्लीय मृदा के अंदर होती है। इसी के साथ आज के जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसी क्रम में अपन नए क्वेश्चन के साथ नई क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।